लेकिन 3 साल पहले उसने एक ही शिष्य लिया था, और वह तुम्हें पता है? यह सुनकर तियनमिंग झट से बोला, कौन? मुआन ने पाइप घुमाते हुए साफ साफ कहा, लिन श्याओइंग। यह सुनते ही तियनमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मन में तूफान मच गया। क्या वह? बाहर गहरा नीला आसमान फैला था और पत्ते हवा में सरसराने लगे। तियनमिंग ने धीमे लेकिन हैरान स्वर में कहा, लिन श्याओइंग ही मुयांग की अकेली शिष्या है, मतलब वही अगली पैलेस लॉर्ड बनेगी। मुआन ने धुआं छोड़ा और बोली, हाँ, उसकी सेंट बीस्ट वॉर सोल और उसकी प्रतिभा के कारण ऐसा होना ही है। फिर उसने धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, मुझे पता है तुम जैसे सीधे लड़के ने वो गंदी हरकतें नहीं की, लेकिन कोई तुम पर भरोसा नहीं करता, और लिन श्याओइंग की पृष्ठभूमि देखकर तुम समझ सकते हो कि कल बहुत कम हेवनली मास्टर्स तुम्हें स्वीकार करेंगे। कुछ पल रुककर मुआन ने सख्त आवाज में चेतावनी दी, फिर भी तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, नहीं तो वापस मेरे पास ही पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक छोटी ग्रैंड मास्टर हूं और मेरे संसाधन सीमित हैं। तियानमिन ने हाथ जोड़कर गहरी झुककर कहा, मैं समझ गया, धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। उसके दिल पर बोझ सा आ गया। अब सब कुछ कल पर ही निर्भर था। अगले दिन सुबह साफ नीले आसमान के नीचे नरम धूप एंशिएंट पवेलियन की छत पर फैल गई। एग्जामिनेशन ग्राउंड्स जाते समय उसकी मुलाकात जीकुन से हुई। उसने गहरी आवाज में कहा, तियनमिंग, मुआन तुमसे मिल चुकी है ना? आज अपने दिमाग को तैयार रखना। हो सकता है कोई भी हेवनली मास्टर तुम्हें डिसाइपल बनाने को तैयार ना हो। तियनमिंग ने तुरंत झुककर जवाब दिया, समझ गया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद हॉल मास्टर। उसके दिमाग में एक ख्याल चमका, जीकुन का सरनेम भी वेई है, बिल्कुल मेरी मां जैसा। क्या दोनों का कोई रिश्ता है? फिर जीकुन मुड़ा और चलते हुए निर्णायक लहजे में बोला, अब मैं तुम्हें इनहेरिटेंस हेवनली किंग से मिलवाने ले चलूंगा ताकि डिसाइपलशिप सेरेमोनी की तैयारी हो सके। तियनमिंग ने संक्षेप में कहा, हाँ, और उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर में दोनों इनहेरिटेंस हॉल पहुंच गए। जीकुन ने घोषणा की, इनहेरिटेंस हेवनली किंग, सभी सम्मानित हेवनली मास्टर्स, फीनिक्स हॉल का फर्स्ट डिसाइपल। तियनमिंग उपस्थित है। उस समय इनहेरिटेंस हेवनली किंग राजसी अंदाज में किताब पकड़े बैठा था। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, इस साल का फर्स्ट डिसाइपल तियनमिंग, सिर उठाओ ताकि मैं और हेवनली मास्टर्स तुम्हें साफ देख सकें। शांत हॉल में तियनमिंग की आवाज गूंजी, जी हेवनली किंग। सभी हेवनली मास्टर्स की नजरें उसी पर टिक गईं। किंग ने धीरे धीरे कहा, फर्स्ट डिसाइपल आ चुका है और मुझे यकीन है कि आप सब इसके बारे में कुछ न कुछ जानते ही होंगे। मैंने सुना है कि 4 साल पहले यह एकेडमी का डिसाइपल था, इसलिए इसकी एप्टीट्यूड से आप सब वाकिफ हैं। जो भी इसे डिसाइपल बनाना चाहे सीधे चुन सकता है। इसके बाद हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। तियनमिंग तेज नजरों से चारों तरफ देखने लगा। उसके मन में वही ख्याल आया, कोई भी मुझे नहीं चुन रहा और मुयांग भी यहां नहीं है। सबसे बुरा हुआ तो सेरेमनी खत्म करूंगा और फिर वेई फैमिली से किसी को ढूंढकर मां को बचाने की कोशिश करूंगा। हालात ठीक न देखकर इनहेरिटेंस हेवनली किंग की आवाज गूंजी, तियनमिंग, ऐसा करते हैं, अभी तुम अपनी कुछ स्किल्स दिखाओ, नहीं तो उम्र के हिसाब से तुम कल्टीवेशन का बेस्ट टाइम पार कर चुके हो और हेवनली मास्टर्स मदद नहीं कर पाएंगे। उसने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन बिना ओपोनेंट के स्किल्स कैसे दिखाऊं? तब किंग ने सुझाव दिया कि यहां मौजूद कोई डिसाइपल उससे हल्का स्पार कर ले। बात खत्म होते ही गुओहाओ आगे आया और जोश से बोला, मैं वे गुओहाओ, हेवनली मैनर का डिसाइपल, स्पिरिट सोर्स रियल्म पीक पर। वह जिकुन के पास आया और शांति से बोला, सेकंड अंकल, मैं फीनिक्स हॉल के भाई की मदद करने आया हूं। यह सुनकर तियनमिंग ने सोचा, यह वेई जिकुन को सेकंड अंकल कह रहा है और वेई जिकुन का बड़ा भाई वेई तियनचोंग है जो यान हुआंग एकेडमी का पैलेस लॉर्ड है, और वही मेरी मां का भी बड़ा भाई है। मतलब यह वेई फैमिली का एल्डेस्ट ग्रैंडसन वे गुओहाओ है। कुछ मिनट बाद दोनों ड्यूअल की पोजीशन में खड़े हुए। गुओहाओ ने आत्मविश्वास से पूछा, तुम तियनमिंग हो ना? मैं वे गुओहाओ हूं, हेवनली मास्टर शाओतियानशिन का डिसाइपल। तियनमिंग ने शांति से कहा, सीनियर ब्रदर वे, कैसे शुरू करें? गुओहाओ ने ऊपर से कहा, पूरा जोर लगा दो, जो भी टेक्निक्स हैं सब दिखाओ ताकि हेवनली मास्टर्स तुम्हारी असली ताकत देख सकें। मैं फाइट बैक नहीं करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, यह बेवकूफ समझता नहीं कि कोई इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। समय की बर्बादी, इसे जल्दी बाहर निकालता हूं। तब तियनमिंग ने दृढ़ता से कहा, ठीक है सीनियर ब्रदर वे, मैं इस मौके को लेता हूं। उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान था। वह स्पिरिट सोर्स रियल्म पीक पर है, जीतना नामुमकिन नहीं। देख देख कर चलूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, फिर पूरा दम लगाओ। उसने शांति से अपने छोटे चिकन को बुलाया, फिर सामने वाले को देखते हुए बोला, इस बार 2 के खिलाफ 1 है। ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत होना। यी हुओ ने आंखें सिकोड़कर ठंडे लहजे में कहा, यह बहुत एरोगेंट लग रहा है, तुम्हें सीरियसली ही नहीं ले रहा।
इतना कहते ही तियानमिंग और यी हो आगे बढ़े। तियानमिंग ने पर्पल चेन घुमाई और जोर से चिल्लाया। यह देखकर एक मास्टर ने कहा, बुरा नहीं। बीस्ट ऑरिजिन अनलीश करने के बाद दूसरा बोला, यह स्पिरिट सोर्स रेल्म के लगभग चौथे लेवल पर है, इसलिए शिया शाह को हरा सका। एक और हेवनली मास्टर बोला, इसकी उम्र में हमारे टीनफू पैलेस के डिसाइपल छठे लेवल के करीब होते हैं। फिर किसी ने जोड़ा, वैसे ये अभी चौथे लेवल तक पहुंचा भी नहीं है। कुछ सेकंड बाद यीहो तेजी से आगे बढ़ा और फुसफुसाया, पहले मैं इसकी एबिलिटी टेस्ट कर लेता हूं। तभी गुओ हाउ ने हाथ से यीहो को झटकते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं फाइट बैक नहीं करूंगा। अचानक वह तियानमिंग के पास आ गया और तिरस्कार से बोला, बहुत स्लो, तुम्हें देखना भी बेकार है, दिखाओ क्या ट्रिक्स हैं तुम्हारे पास। तियानमिंग के हाथ में चेन चमकी और बिजली की तरह आगे बढ़ी। गुओ हाउ एक पल को चौंक गया। तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह चिल्लाया, यह क्या है? तुरंत उसने ताकत लगाई और चेन को तोड़कर जमीन पर बिखेर दिया। वह अविश्वास में जम सा गया। क्या? कुछ सेकंड बाद गुओ हाउ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारा बीस्ट वेपन टूट गया। इतना फ्रेजाइल होगा सोचा नहीं था। तभी यीहुओ आगे कूदा और लाल नारंगी भयानक फ्लेम्स उगल दी, इटर्नल पर्गेटोरी फायर, और चिल्लाया, लगता है अब ग्रैंडपा चिकन ही तुम्हें सबक सिखाएगा। इस हालात में गुओ हाउ ने तिरस्कार से हाथ उठाते हुए कहा, इतना घटिया ट्रिक, नाम लेने लायक भी नहीं। लेकिन अगले ही पल आग भड़क उठी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। गुओ हाउ घबराकर चीखा, आह, यह क्या हो रहा है? यह आग, मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा। तभी एक हेवनली मास्टर चिल्लाया, गुओ हाउ, जल्दी कपड़े उतारो, आग से मत जलो। यह सुनते ही वह कपड़े फाड़ने लगा और बुदबुदाया, यह सब तियानमिंग ने जानबूझकर किया है। डैमेज कम है, लेकिन बेइज्जती बहुत ज्यादा। उसी समय यीहुओ खुशी से चिल्लाया, देखो इसे, इतना पीटा कि नंगा हो गया। अब पैंट्स भी उतार ही लो। आग के घेरे से बड़ी मुश्किल से निकलने के बाद गुओ हाउ ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हेवनली मास्टर्स के सामने मेरी बेइज्जती करो? मैं इसकी कीमत तुमसे जरूर चुकवाऊंगा। और वह जोर से चिल्लाया, आओ आगे जारी रखते हैं। तभी तियानमिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आवाज में साफ तंज था, अब जरूरत नहीं है, तुम मेरा हथियार पहले ही नष्ट कर चुके हो और मैं अपनी सबसे ताकतवर डिवाइन आर्ट भी इस्तेमाल कर चुका हूं। अब दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह देखकर ज़िकुन ने बात संभाली और कहा, ठीक है गुओ, अब पीछे हटो। गुओ हाउ ने हल्का सा सिर झुकाया और बोला, हाँ सेकंड अंकल। इसके बाद ज़िकुन ने सबकी ओर देखते हुए पूछा कि अब क्या उसे डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? क्या कोई इसमें रुचि रखता है? तभी एक मास्टर ने धीरे से कहा, ली तियानमिंग के सिम्बियोटिक बीस्ट की स्पिरिट सोर्स डिवाइन आर्ट बुरी नहीं है, बाकी सब काबिल जिक्र नहीं। फिर उसने बाकी हेवनली मास्टर्स की ओर देखते हुए पूछा कि क्या वे उसे अपनाना चाहेंगे। इस पर पूरे हाल में धीमी धीमी फुसफुसाहट फैल गई और हेवनली मास्टर्स आपस में चर्चा करने लगे। तभी हरी दाढ़ी वाले हेवनली मास्टर ने जोर से कहा, मैं इसे नहीं लूंगा। दूसरे ने तुरंत कहा, मैं पास करता हूं। एक और हेवनली मास्टर ने भी कहा, मैं भी पास। और गंजे हेवनली मास्टर ने साफ शब्दों में कहा, कोई इंटरेस्ट नहीं। यह सुनते ही ज़िकुन मुड़कर जाने लगा और रूखे लहजे में बोला, अगर कोई इसे नहीं चाहता तो मैं यहां और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तियानमिंग भी धीरे धीरे उसके पीछे चला और बोला, यस हॉल मास्टर। उस शांत पल में तियानमिंग के मन में विचार तेजी से घूमने लगे। उसे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन तियानफू पैलेस में दाखिल होना सबसे तेज रास्ता था और अब लगता था कि वह रास्ता बंद हो चुका है। यह वाकई झंझट भरा था। तभी अचानक एक चुनौती से भरी आवाज गूंजी, यह कैसी मजाक है? रैंकिंग बैटल से चुने गए नंबर 1 डिसाइपल को बाहर निकाल दोगे? यह मू यांग की आवाज थी, जो गुस्से में आगे बोला, यह तो अपने वादे से मुकरना हुआ, फिर तुम खुद को तियानफू पैलेस कैसे कह सकते हो? इसके बाद उसने सम्मान से कहा, वाइस पैलेस मास्टर। हाल में मौजूद सभी हेवनली मास्टर्स ने एक साथ झुककर कहा, हम पैलेस मास्टर का अभिवादन करते हैं। तियानमिंग की आंखें फैल गईं, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो, और उसके मन में सवाल उठा, वाइस पैलेस मास्टर, क्या यही वो शख्स है? उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति जिसके लंबे बाल चांदी की नदी की तरह बहते हुए पूरे हाल में अलग ही चमक बिखेर रहे थे। उसके दिमाग में एक नाम उभरा, मू यांग। फिर हाल के बीचों बीच खड़े होकर मू यांग ने गूंजती हुई आवाज में कहा, नंबर 1 डिसाइपल का इनाम स्काई पैलेस में सीधा प्रवेश है। यह हमारा गंभीर वचन है और स्काई पैलेस इसे निभाने के लिए बाध्य है। अगर तुम हेवनली मास्टर्स आज इस नंबर 1 डिसाइपल को जाने देना चाहते हो तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। दबाव महसूस करते हुए एक हेवनली मास्टर ने कहा, आपकी बात सही है। लेकिन फिर एक और आवाज झिझकते हुए बोली, हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं। और अंत में एक ठंडी टिप्पणी आई, सच में
इस बार पहला स्थान पाने वाला डिसाइपल कुछ खास नहीं है। उस पल टियनमिंग अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। यह वाइस पैलेस मास्टर मू यांग वाकई असाधारण और प्रभावशाली आभा वाला था। वह भरोसे के काबिल लगता था, तभी तो मां ने उस पर भरोसा किया था। हालांकि वह लिन श्याओइंग के हेवनली मास्टर्स में से भी एक था। इसी हालात में मू यांग ने शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहा, जब कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे खुद चुनने दो। फिर उसने टियनमिंग की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? टियनमिंग ने साफ जवाब दिया, डिसाइपल टियनमिंग। इसके बाद मू यांग की आवाज अधिकार से गूंज उठी, टियनमिंग, तुम इन 18 हेवनली मास्टर्स में से किसी एक को चुन सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि जिसे तुम चुनोगे वह तुम्हें सिखाने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। यह स्काई पैलेस का वचन है। उसी क्षण टियनमिंग ने सिर झुकाया और दृढ़ता से कहा, इसकी जरूरत नहीं है। जब वे पहले ही मुझे आंखों की किरकिरी समझते हैं तो मैं जबरदस्ती फैसला क्यों करूं? मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता मेरी नजर में मजबूरी से नहीं बनना चाहिए। मू यांग ने संदेह से पूछा, क्या तुम पक्के हो? और फिर चेतावनी दी, ऐसा है तो तुम्हें स्काई पैलेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या यह कीमत चुकाने लायक है? जीकुन ने सख्त लहजे में बीच में टोकते हुए कहा, टियनमिंग, बेवकूफी मत करो। इस मौके को सही से पकड़ो। लेकिन टियनमिंग की आंखों में अडिग संकल्प चमक रहा था और उसके हर शब्द में दृढ़ता थी। बिल्कुल, मैं स्काई पैलेस में प्रवेश का मौका नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने साफ कहा, मैं हेवनली मास्टर्स का डिसाइपल नहीं बनना चाहता। मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूं। यह सुनते ही मू यांग जड़ हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसकी तेज नजर में गहरी हैरानी साफ दिख रही थी। तभी हाल में हंसी गूंजने लगी और तंज भरी आवाजें एक के बाद एक आने लगीं। यह लड़का पूरी तरह पागल है। क्या यह इसके लायक भी है? पूरी तरह होपलेस। इन तानों के बीच मू यांग ने धीरे से बोलना शुरू किया, अगर ये हेवनली मास्टर्स तुम्हारे मानकों पर खरे नहीं उतरते और मैंने सबके सामने यह घोषित कर दिया है कि मैं तुम्हें यहां से नहीं भेजूंगा, तो इंतजार करो। जब तुम्हारे पास मेरा डिसाइपल बनने लायक ताकत होगी, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। टियनमिंग ने तुरंत पूछा, आपका डिसाइपल बनने के लिए किस स्तर की ताकत चाहिए? इस पर मू यांग ने गुओ हाओ की ओर इशारा करते हुए शर्त रखी, जब तुम वी गो हाओ को आसानी से कुचल सकोगे तब मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मान लूंगा। तब तक तुम स्काई पैलेस में रहकर खुद कल्टीवेशन कर सकते हो। यह सुनकर गो हाओ ने घमंड से हंसते हुए कहा, सपने में भी मुझे कुचल नहीं पाओगे। इस पर टियनमिंग ने गहराई से झुककर साफ कहा, यह डिसाइपल समझ गया। धन्यवाद वाइस पैलेस मास्टर। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, बेहतरीन, अकेले कल्टीवेशन करना ही तो मैं चाहता था। और जहां तक गो हाओ को कुचलने की बात है, उसके लिए मुझे बस कुछ ही दिन चाहिए। इसके बाद मू यांग ने हेवनली मास्टर्स की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, यह मामला अब यहीं समाप्त होता है। आप सब जा सकते हैं। सभी ने सिर झुकाकर कहा, यस वाइस पैलेस मास्टर। और फिर वे हाल से बाहर निकलने लगे। तभी टियनमिंग ने अचानक हाथ उठाकर कहा, वाइस पैलेस मास्टर, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूं? हाल के बाहर का नजारा बेहद शानदार था। दूर तक फैली पहाड़ों की श्रृंखला, हल्के नीले शिखर और नीचे हरे भरे जंगल मिलकर एक शांत लेकिन रहस्यमय माहौल बना रहे थे। झील किनारे बने पवेलियन की शांति में टियनमिंग ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे एक निजी बात करनी है। मू यांग ने भौं हल्की सी उठाकर कहा, हमारे बीच भला कौन सी निजी बात हो सकती है? टियनमिंग ने तुरंत पूछा, क्या वाइस पैलेस मास्टर को आपका कोई पुराना दोस्त याद है? थोड़ा चौंकते हुए मू यांग ने पूछा, कौन? इस पर टियनमिंग ने सिर झुका लिया, होंठ भींच लिए और गहरी नजर के साथ धीरे से एक नाम लिया, वी जिंग। यह सुनते ही मू यांग पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर उसने अचानक टियनमिंग का गला पकड़ लिया और शक व गुस्से से भरे शब्दों में बोला, तुम सिर्फ एक लड़के हो। तुम्हें उसके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता। सच बताओ, तुम्हें यहां उसका नाम लेकर मुझे धमकाने किसने भेजा है? उसके सामने टियनमिंग ने जल्दी से कहा, यह गलतफहमी है। मैं उसका बेटा हूं। वी जिंग मेरी मां है। यह सोचते हुए उसने मन ही मन कहा, वो शांत हो जाइए। तभी अगले ही पल मू यांग ने लड़के के कंधे कसकर पकड़ ली और जोर से झकझोरते हुए कहा, क्या तुम उसका बेटा हो? तभी तो तुम्हें देखते ही मुझे अजीब सी अपनापन महसूस हुआ था। इस पर टियनमिंग दर्द से चिल्लाया, कृपया थोड़ा शांत हो जाइए, आप मेरा कंधा तोड़ डालेंगे। तब मू यांग ने तुरंत हाथ हटा लिया और घबराते हुए बोला, माफ करना, मैं बदतमीजी कर गया। आमतौर पर मैं काफी संयमित रहता हूं। टियनमिंग ने थके हुए अंदाज में कंधा सहलाते हुए कहा, मैं समझता हूं। फिर सीधा खड़ा होकर गंभीर स्वर में बोला, सच कहूं तो वाइस मैंशन मास्टर, मुझे नहीं पता कि उस समय मेरी मां के साथ क्या हुआ था। इन सारे सालों में
मैंने बहुत मेहनत से कल्टीवेशन की, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन मैं हेवनली मैंशन में प्रवेश कर सकूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि केवल हेवनली मैंशन में प्रवेश करके ही मैं उनकी मदद कर सकता हूं। यह सुनकर मू यंग ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया और उसकी आंखों में शक चमक उठा। मदद? तुम्हारा क्या मतलब है? युवक ने समझाते हुए कहा। उसके हर शब्द में सालों से छुपा दर्द साफ था। क्या आप माइनर लाइफ कैलेमिटी के बारे में जानते हैं? मेरी मां कई सालों से इसी पीड़ा से जूझ रही हैं। यह सुनते ही मू यंग सन्न रह गया और चौंक कर बोला, उसे माइनर लाइफ कैलेमिटी कब लगी? कुछ पल रुकने के बाद तियनमिंग ने धीरे से कहा, मेरे जन्म के लगभग 20 साल हो चुके हैं। पूरे 20 साल सहने के बाद भी यह कैलेमिटी कम नहीं हुई। झुकने से इनकार कर रही है। मू यंग ने चिंता भरे स्वर में पूछा, और लिए यनफांग का क्या? क्या उसने उसकी देखभाल नहीं की? तियनमिंग ने आह भरते हुए कहा, लाये यनफंग, उसने मेरी मां और मुझे छोड़ दिया। अब वह थंडर सॉवरेन मैंशन का दामाद बन चुका है और उनके लिए हमला करने वाला कुत्ता बनकर काम कर रहा है। यह सुनते ही मू यांग की आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट उभर आया और वह गरज कर बोला, वह हरामी, मैं उसकी जान ले लूंगा। तभी तियनमिंग ने तुरंत कहा, वाइस मैंशन मास्टर, अब समय नहीं है। मुझे बस मेरी मां को जिंदा देखना है। वह ज्यादा समय तक शायद टिक न पाए। मेरी मां ने कहा था कि हेवनली मैंशन का मैंशन मास्टर उनकी माइनर लाइफ कैलेमिटी को दूर कर सकता है। यही एकमात्र उम्मीद है। कृपया मुझे तुरंत मैंशन मास्टर से मिलवाइए। लेकिन मू यंग का जवाब उसकी उम्मीद से अलग था। मेरे मास्टर को मैं जितना जानता हूं, तुम उससे मिल भी लो तो वह मदद नहीं करेगा। उल्टा तुम्हें यान कैपिटल से बाहर निकाल सकता है। वह पिता और बेटी दोनों में से कोई भी समझौता नहीं करता। उससे काम निकलवाना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर तियनमिंग ने मुट्ठी कस ली और दृढ़ आवाज में कहा, बस मुझे वहां ले चलिए। चाहे वह ड्रैगन का गुफा हो या टाइगर का अड्डा, मुझे जाना ही होगा। भले ही वे मेरी जान ले लें, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी मां सबसे ज्यादा अहम है। मू यंग ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। वे तुम्हारी जान नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बाहर फेंक देंगे। दूर आसमान की नीली छतरी के नीचे वे मैंशन की लाल छतें दिखाई दी। चमकती धूप पुरानी टाइलों और लकड़ी की उस पट्टिका पर पड़ रही थी जिस पर वे मैंशन खुदा हुआ था। एक शराब का प्याला उठाते हुए सम्मान से भरी नरम आवाज गूंजी, दादाजी, आज श्वानर का 18वां जन्मदिन है। मैं आपको यह जाम समर्पित करती हूं। उसकी आवाज में गहरी कामना और आदर था। मैं बस यही चाहती हूं कि समय थोड़ा धीरे चले ताकि दादाजी हमेशा जवान रहें और श्वानर के साथ बने रहें। वह वेई लिंग श्वेन थी, वेई तियनचोंग की सबसे छोटी बेटी और वेई गुओहाओ की छोटी बहन। उसके सामने बैठे गरिमामय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी श्वानर ही सबसे मीठी बातें करती है। मुझे आज भी याद है जब वह पैदा हुई थी, मेरी हथेली जितनी छोटी थी। वह वेई तियनशंग था, हेवनली मैंशन का मैंशन मास्टर, वेई जिंग का पिता और मू यांग का मास्टर। उसने गर्म आवाज में आगे कहा, पलक झपकते ही 18 साल बीत गए और तुम एक युवती बन गई हो। बाद में दादाजी तुम्हें एक तोहफा देंगे। कमरे का माहौल हंसी और गर्म जोशी से भर गया। तभी दावत की मेज से मजाकिया आवाज आई, दादाजी, आप तो पक्षपाती हैं। मेरे जन्मदिन पर तो कोई तोहफा नहीं था। तुरंत जिकुन ने कहा, हाँ, हमें भी तोहफा चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, सबको मिलेगा। तब वेई तियनचोंग बोला, देखा पिता, ओल्ड मास्टर मुस्कुरा भी सकते हैं। वेई तियानशंग ने कहा, सच है, लोहे का पेड़ भी कभी न कभी फूलता है। अब से बच्चों को तुम्हारे पास ज्यादा लाया करूंगा। हर बार आता हूं तो आप मुझे भगा देते हैं। तभी लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज आई और किसी ने कहा, मास्टर, आपका डिसाइपल आपसे मिलने आया है। माहौल देखकर मू यांग झिझक गया और बोला, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। सब दावत में व्यस्त हैं, मैं बाद में आ जाऊंगा। उसके पीछे खड़ा तियनमिंग नाक खुजाते हुए सोच रहा था कि यह बात चुपचाप ही करनी होगी। पूरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। वेई तियनशंग ने हल्की डांट के साथ कहा, क्या वह तुम हो मू यांग? कई दिनों से अपने मास्टर से मिलने नहीं आए। यह पारिवारिक दावत है, लेकिन तुम कोई बाहरी नहीं हो। आकर बैठो। और यह लड़का कौन है जो नाक खुजा रहा है? कितना बदतमीज लग रहा है। मू यांग सफाई देने ही वाला था कि तियनमिंग ने तुरंत गंभीरता से कहा, जूनियर तियनमिंग, मैं मैंशन मास्टर से निवेदन करता हूं कि मेरी मां को बचा लीजिए। यह सुनकर वाई तियनशंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारी मां का नाम क्या है? तियनमिंग ने साफ और दृढ़ स्वर में कहा, वी जिंग। मेरी मां को 20 साल पहले माइनर लाइफ कैलेमिटी लगी थी और अब उनका समय कम बचा है। मैं उन्हें यान कैपिटल लेकर लौटा हूं ताकि आपसे विनती कर सकूं। यह सुनते ही हवा में अंधेरा छा गया और वेई तियनशंग गुस्से से गरज उठा, 20 साल?
तुम कह रहे हो कि वह 20 साल तक दर्द सहती रही और वापस नहीं आई। यह देखकर जीकुन घबरा गया। अब तो हम फंस गए। बहन का नाम सबसे बड़ा टैबू है। वेई तियानचोंग भी परेशान हो गया। पिता का अच्छा मूड अब खराब होने वाला है। यह लड़का अभी क्यों आया? तभी वेई तियानशंग ने मेज पर जोर से हाथ मारा और दहाड़ा। मुयांग, इस लड़के को यान कैपिटल से बाहर फेंक दो। इसकी मां को भी, दोनों को निकाल दो और कभी वापस मत आने देना। उसी पल मुयांग ने जल्दी से कहा, मास्टर, कृपया शांत हो जाइए, हम इसे संभाल लेंगे। तभी तियानमिंग गुस्से में चिल्लाया, किसी को मरते हुए देखकर भी कुछ ना करना, आप पिता कहलाने लायक नहीं हैं। तियन ने तुरंत गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जीकुन भी दहाड़ा, चुप रहो मुयांग, इस बदतमीज लड़के को अभी यहां से बाहर निकालो। उसी पल तियान शान की सफेद भौहें ऊपर उठ गईं और उसकी नजर छुरी की तरह तेज हो गई। वह गुस्से से गुर्राया, तू सड़ा हुआ लड़का, अभी तूने क्या कहा? इस बेहद तनावपूर्ण हालात में मुयांग ने जबरन मुस्कान ओढ़ते हुए तियानमिंग का मुंह ढक लिया और नरमी से कहा, मास्टर, कृपया दिल पर मत लीजिए। यह लड़का बस घबराया हुआ है। मैं इसे अभी बाहर ले जाता हूं। इतना कहते ही मुयांग उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा और फुसफुसाकर बोला, सड़े हुए लड़के, अब एक शब्द भी मत बोलना। तभी अचानक तियनशान की आवाज गूंजी, रुको, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। यह सुनते ही दोनों जड़ हो गए। मुयांग का हाथ अब भी तियनमिंग के मुंह पर था और उसके गाल से पसीना टपकने लगा। फिर तियनशान ने ठंडी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं वी जिंग को बाहर रहकर वेई परिवार की बेइज्जती करने नहीं दूंगा और न ही इस लड़के को वेई परिवार का नाम उछालने दूंगा। मुझे इन्हें कैद करना होगा। अगर इन्हें मरना ही है तो वेई एस्टेट में ही मरे। वेई एस्टेट में माहौल और भी भारी हो गया क्योंकि तियनशान ने साफ कर दिया, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इन्हें बाहर रहने देना सिर्फ वे परिवार की बदनामी है। अगर मरना है तो वे एस्टेट में ही मरेंगे। उसका लहजा बेहद सख्त था, जिसमें किसी तरह की डील की गुंजाइश नहीं थी। तियनमिंग ने हल्की सी भौं उठाई और सीधे पलटकर कहा, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वे एस्टेट की कोई बहुत अच्छी साख हो। उसके मुंह खोलते ही मुयांग को समझ आ गया कि मुसीबत आने वाली है और उसने बेबस होकर माथा पकड़ लिया। लो, एक और टकराव, क्या सिरदर्द है? जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही पल तियनशंग गुस्से से गरजा, तियनचोंग, इस लड़के और इसकी मां को लिनियू पवेलियन में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई उनसे मिलने नहीं जाएगा। तियनचोंग की हिम्मत नहीं थी कि वह अवज्ञा करे। उसने तुरंत आदर से कहा, हां पिता। जवाब मिलते ही तियनशान ने आस्तीन झटकते हुए जाते जाते सख्ती से कहा, मुयांग, यह मामला तुम और तियन मिलकर संभालोगे। मुयांग ने हल्का सा सिर झुकाया, समझ गया मास्टर। तियनशान की पीठ को जाते देखते हुए वेइलिंग श्वेन का मन खिन्न हो गया। दादाजी बहुत नाराज हो गए होंगे। अब क्या होगा? मेरा सबसे ज्यादा इंतजार किया हुआ 18वां जन्मदिन का तोहफा। उसके पास खड़े गोहाओं ने मुंह फुलाकर कहा, और क्या होगा? पक्का कैंसिल। सब उस ली तियनमिंग की वजह से है। जितना वह सोचता उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। सुबह सेलेस्टियल मास्टर के सामने मेरी बेइज्जती का हिसाब तो मैंने अभी चुकाया भी नहीं और दोपहर में इसने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया। वेइलिंग श्वेन हैरान रह गई। तो वही पहला डिसाइपल है। कितना घिनौना। हमारा उससे खून का रिश्ता क्यों है? हाल के बीच लौटते हुए तियनचोंग ने नाखुशी से भौहें सिकोड़ लीं। ब्रदर मुयांग, इतना बड़ा मामला था, तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। जीकुन भी बेचैन हो गया। अब क्या करें? ओल्ड मास्टर बहुत नाराज हैं। मुयांग ने शांत स्वर में समझाया, सीनियर ब्रदर, चिंता मत कीजिए। मास्टर ने न तो उन्हें बाहर निकाला और न ही पूरी तरह ठुकराया, बल्कि इस तरीके से उन्हें वेई एस्टेट में वापस स्वीकार किया है। इसमें जरूर कोई गहरा मतलब है। तियानमिन ने तुरंत बात पकड़ ली और कहा, इसका मतलब है मेरी मां के पास अभी मौका है। यह सुनकर जिकुन ने हाथ हिलाते हुए साफ कहा, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। इस झमेले में पड़ने से बेहतर है मैं मुआन के साथ एक ड्रिंक करने चला जाऊं। यह कहकर वह चला गया। मुयांग ने जरा भी बुरा नहीं माना और तियनचोंग से मुस्कुराकर कहा, सीनियर ब्रदर, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं मास्टर से बात करने का कोई तरीका निकालूंगा। पहले मैं श्वेन को वापस छोड़ आता हूं। तियनचोंग ने सिर हिलाया, फिलहाल यही रास्ता है। थोड़ी ही देर में वे बाहर आ गए, जहां गर्म धूप वे एस्टेट के हर कोने पर फैल रही थी। तियनमिंग मुयांग के साथ चलते हुए बोला, वाइस लॉर्ड, क्या दादाजी सच में मां को बचाने का मौका देंगे? मुयांग ने जवाब दिया, सच कहूं तो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम एक मौका जरूर देंगे। मैं मास्टर को जानता हूं, उन्हें अपनी साख की बहुत परवाह है। तियनमिंग उलझ गया, मौका? कैसा मौका? तभी यिंग हुओ बीच में बोला, वह बूढ़ा बहुत जिद्दी है। एक दिन मैं,
महान चिकन लॉर्ड, उसकी दाढ़ी नोच दूंगा, पैंट उतार दूंगा और आग लगा दूंगा। यह सुनकर मू यांग की दिलचस्पी जागी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारा लाइफ बाउंड बीस्ट तो तोता नहीं है, फिर भी बोलता है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे आज मुझे चिकन सूप पीने का मन है, तुम्हारा क्या ख्याल है? यिंग हुओ गुस्से से घूरा। अरे हैंडसम सर, सभ्य आदमी शब्दों से बात करता है, धमकियों से नहीं। मू यांग ने जानबूझकर अनसुना किया और हंसते हुए कहा, वैसे तुम में थोड़ा मांस तो है। यह सुनते ही यिंग हुओ घबराकर उछल पड़ा। कृपया मुझे खाने की बात मत करो। मू यांग के जवाब न देने पर तियनमिंग और बेचैन हो गया। उस बेवकूफ चिकन को छोड़िए, आप जिस मौके की बात कर रहे थे वह क्या है? यह सुनते ही यिंग हुओ फुलकर बोला, किसे बेवकूफ चिकन कहां? मू यांग ने सिर हिलाकर बुदबुदाया, बेहद बेवकूफ चिकन। थोड़ा आगे चलकर उसने पीछे मुड़कर तियनमिंग को देखा और रहस्यमय ढंग से कहा, तुम ही अपनी मां और अपने दादाजी के बीच का मुद्दा सुलझाने की कुंजी हो। तियनमिंग चौंक गया। मुझे क्या करना होगा? फिर से उस बूढ़े से जाकर भीख मांगनी होगी? मू यांग ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए साफ कहा, नहीं, रास्ता बहुत आसान है, मजबूत बनो। तियानमिंग उलझ गया। मजबूत बनो? मैं तो पहले से ही वही कर रहा हूं, इसमें कुंजी कहां है? मू यांग ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें बहुत कम समय में एक पावर हाउस बनना होगा, इतना मजबूत कि सबका ध्यान तुम पर टिक जाए। अगर तुम मास्टर को अलग नजर से देखने पर मजबूर कर सको तो तुम्हारी मां को मौका मिलेगा। वे परिवार के भाई क्लैन हेड की कुर्सी में दिलचस्पी नहीं रखते और नई पीढ़ी की प्रतिभा बहुत साधारण है। यही मास्टर की सबसे बड़ी चुभन है, वह हमेशा मेहनती और ये शिन वाले लोगों को पसंद करते हैं। यह कहते हुए उसने तियनमिंग की ओर देखा। इशारा साफ था। तियनमिंग तुरंत समझ गया और उसकी आंखें चमक उठीं। मतलब उस बूढ़े की मंजूरी पाने के लिए मुझे अपनी काबिलियत अपनी मां के लिए साबित करनी होगी। मू यांग हल्का सा हंसा। बिल्कुल, सिर्फ मंजूरी नहीं, तुम्हें उसे सच में प्रभावित करना होगा। तियनमिंग ने संदेह से पूछा, तो क्या मुझे आपका डिसाइपल बनना होगा? मू यांग ने गंभीरता से जवाब दिया, आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने में मदद करूंगा। यह कहते हुए उसने कुछ बुलाया। आग के अजगर के आकार की एक ऊर्जा धारा धीरे धीरे तियनमिंग की ओर बहती चली आई। वह उसे ध्यान से देख रहा था। तभी मू यांग ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा हथियार टूट चुका है, इसे तोहफा समझो। यह 5th ऑर्डर की बीस्टियल वेपन है, फ्लेम ड्रैगन चेन। यह सुनते ही तियनमिंग चौंक गया और बोला कि यह तोहफे के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन मू यांग बस मुस्कुरा दिया और कहा, मेरे बच्चे, मैं मास्टर को मनाऊंगा कि तुम्हें फ्लेम येलो पागोडा में कल्टीवेशन करने की अनुमति मिले। फिलहाल तुम्हारी मां का मामला मुझ पर छोड़ दो। फ्लेम येलो पागोडा का नाम सुनते ही तियानमिंग हिचक गया, क्योंकि वह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह अपनी मर्जी से आ जा सके। तब मू यांग ने समझाते हुए कहा, अभी तुम्हारे पास अंदर ले जाने वाला कोई दोस्त नहीं है। पहले किसी से मदद लेकर अंदर जाना, बाद में मैं तुम्हें की दे दूंगा। यह सुनकर तियनमिंग का चेहरा चमक उठा। दोस्त? उसे सब समझ आ गया और उसने मन ही मन कहा कि अब लिंगर को ढूंढने का समय आ गया है, ताकि ट्रेनिंग में मदद मिल सके। उसकी उत्साहित शक्ल देखकर यिंग हुओ ने नाक सिकोड़ी और बोला, उस बेशर्म मुस्कान को देखो, जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। तियनमिंग ने तुरंत घूरकर कहा, दफा हो जाओ, बेशर्मी की बात तुम मत करो। बात खत्म होते ही मू यांग के रुकने की कोई वजह नहीं बची। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मां को लेने जा रहा हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। तियनमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगा। समय तेजी से बीता और जल्द ही वह एज्योर फिनिक्स अबोर्ड के सामने खड़ा था। उसने खुद से कहा, यही जगह होनी चाहिए। हाथ में पकड़ी पर्ची देखते हुए वह दरवाजे तक पहुंचा। अच्छा हुआ कि लिंगर ने पहले ही पता लिख दिया था। उसने दरवाजा खटखटाया ही था कि फेंग ने खुशी से झांक कर कहा, बिग ब्रदर, और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। नरम आवाज में बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तियनमिंग ने झिझकते हुए सिर खुजाया और सीधा मुद्दा बताया, लिंगर, मैं ट्रेनिंग में तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। तभी चिंग लुआन भी बाहर आई और उसे देखते ही भौहें चढ़ा लीं। तो मैं सोच रही थी कौन होगा, निकला यही देहाती। यिंग हो ने तुरंत इंप्रेशन जमाने की कोशिश की और बोला, मुझे मत भूलना सुपर एडोरेबल चिक को। फिर कहा कि वे लिंगर को फ्लेम येलो पगोडा ले जाना चाहते हैं। चिंग लुआन ने उसे झपट कर घूरा और चिल्लाई, दफा हो जा क्यूट, कहां ले जाना है? यिंग हुओ तुरंत गिड़गिड़ाया, मेरी लेडी, जरा नरमी रखिए। अगले ही पल चिंग लुआन ने गुस्से भरी नजर तियनमिंग पर डालकर साफ कहा, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत खराब है। लिंगर तुम्हारे साथ रहकर बदनाम हो जाएगी, मुझे मंजूर नहीं। तियनमिंग ने हल्की मुस्कान के साथ भरोसा दिलाया,
चिंता मत करो, आपके दिए टोकन के रहते कोई उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनते ही चिंग लुआन चिढ़ गई और कमर पर हाथ रखकर बोली, अभी याद आया, टोकन वापस दो ताकि तुम मेरे नाम पर लोगों को ठगते न फिरो। यह सुनते ही टियनमिंग की मुस्कान जम गई और वह बोला, बिग सिस, मुझे गलत मत समझो, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। टोकन वापस मांगकर आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। तभी यिंगहो ने गद्दारी करते हुए खुशी खुशी कहा, मुझे पता है टोकन कहां है, थोड़ी देर प्यार कर दो तो बता दूंगा। चिंग लुआन ने उसे कसकर पकड़ा और ठंडे स्वर में पूछा, तू दखल देने वाला बदतमीज चिकन, बता टोकन कहां छुपाया है। यिंगहो ने सोचने का नाटक किया लेकिन लापरवाही से बोला, बिग सिस, उसने पैंट में छुपाया है, बस हाथ डालना होगा। इतना कहते ही चिंग लुआन ने झुंझलाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी तेज चीख निकल गई और तियनमिंग व फेंग वहीं जम गए। फिर चिंग लुआन ने चेतावनी दी, अब निकलो यहां से, वरना सच में फट पड़ूंगी। बाहर का नजारा साफ नीले आसमान और हल्की हवा से भरा था। चलते चलते टियनमिंग ने कहा, लिंगर, मुझे लगता है तुम पोजेशन स्टेट में मेरी कल्टीवेशन में मदद कर सकती हो। फाइंग ने बिना सोचे हां कह दी और बताया कि उसका पोजेशन स्टेट अब परफेक्ट हो चुका है और परफेक्ट पोजेशन से टियनमिंग की हर चीज मजबूत होगी। साथ ही उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करने से वह भी अगले रियल में ब्रेक थ्रू कर पाएगी। यह सुनते ही टियनमिंग की आंखें चमक उठीं और उसने कहा कि फिर देर किस बात की, क्या चलते चलते पोजेशन स्टेट में जा सकते हैं। फेंग ने उत्साह से हां कहा और पल भर में दोनों पोजेशन स्टेट में चले गए। टियनमिंग ने जमीन पर हल्का सा पैर मारा तो धरती फट गई। वह आसानी से उछलकर आसमान में पहुंचा और उसकी पीठ से बड़े बड़े पंख निकल आए। वह बेहद रोमांचित था और बोला, लिंगर, मुझे अब तुम्हारी हार्टबीट तक महसूस हो रही है। फाइंग हंसते हुए बोली, तो क्या लिन भी तुम्हारी हार्टबीट महसूस कर सकती है बिग ब्रदर। दोनों हंसते मजाक करते उड़ते रहे और फेंग ने धीमे से कहा कि शायद इसे ही लोग टेलीपैथी कहते हैं। दूसरी तरफ वे मैनर के एक शांत कोर्टयार्ड में पत्ते हवा में गिर रहे थे। कमरे के अंदर मो दुआंग ने आदर से झुककर कहा, मास्टर, आप मुझे ढूंढ रहे थे। सामने बैठे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा, काम कहां तक पहुंचा। मो दुआंग ने मुस्कुराकर भरोसा दिलाया, निश्चिंत रहे मास्टर, मैंने वी जिंग की मैनर वापसी का इंतजाम कर दिया है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा और मैंने तियनमिंग को फ्लेम येलो पगोडा में कल्टीवेशन करने की सलाह भी दे दी है। मास्टर ने संतोष से सिर हिलाया लेकिन फिर चेहरा सख्त हो गया और बोला, अच्छा, तुम मुझे सबसे बेहतर समझते हो। मैंने सुना है उस लड़के ने कभी कोई घटिया काम किया था, क्या मामला है। मो दुआंग ने कुछ छुपाए बिना लैम टॉर्डन से जुड़ा पूरा किस्सा बता दिया और कहा कि अब कहानी में और भी बातें सामने आ रही हैं। यह सुनकर मास्टर ने सख्ती से कहा, उस लड़के की आंखों में दृढ़ता है और वह अथॉरिटी से नहीं डरता। वह छोटा अपराधी नहीं हो सकता। इस मामले की पूरी जांच करो। मो दुआंग ने तुरंत जवाब दिया, हां मास्टर, सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। दृश्य फिर फ्लेम येलो पगोडा पर पहुंचता है जहां दूर से वह एक विशाल इमारत दिखाई देती है जिसकी छोटी सफेद बादलों में छुपी हुई है। नीचे से देखते हुए तियनमिंग हैरान होकर सोचता है, यह पगोडा इतनी ऊंची है कि ऊपर का सिरा दिखता ही नहीं। फेलिन हंसते हुए बोली, बिग ब्रदर, क्या यह तुम्हारा फ्लेम येलो पगोडा में पहली बार आना है। तियनमिंग ने बिना छुपाए सीधे मान लिया, हां, अब से लिनी, तुम्हें बार बार आकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। यह सुनकर फीन चुटकी लेते हुए हंसी, अगर तुम ऐसा करोगे तो वह जलन महसूस करेगी। तियनमिंग ने कंधे उचकाकर सीधी शक्ल में कहा, किसे फर्क पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि वह मुझे पसंद करती है। इतना कहते ही फीन ने उसे मार दिया और बोली, क्या बकवास बोल रहे हो, वह मुझसे जलती है। निहोआ ने मुंह ढंकते हुए शरारती मुस्कान के साथ नकली हैरानी जताई, ओह माय गॉड, तो यही है लिनी और प्रिंसेस थॉर्न का रिश्ता। यह सुनते ही फीन ने उसके सिर पर टपली मारी और झुंझलाकर कहा, तू भी बदतमीज चिकन, अपनी चोंच बंद रख। फिर बोली, मजाक बंद करो, चलो। यह मत समझना कि मैं कोई सीधी सादी लड़की हूं, मेरी भी अपनी सोच है। इसी बीच जब वे आपस में बातों में डूबे थे तो किसी ने उन्हें पहचान लिया। अरे, वह प्रिंसेस जंग फाइलिंग नहीं है, और उसके साथ वह लड़का कौन है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुरंत कोई और बोला, मैं जानता हूं उसे, इसका नाम ली तियनमिंग है, वही जिसने पहले मुइंकिंग को झड़ दिया था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ऐसे इंसान को सेक्रेट पैलेस में आने की इजाजत कैसे है, और वह भी प्रिंसेस लिंगर के साथ टावर में घुस रहा है। ये बातें लिंग्विन के कानों तक पहुंची और उसी पल तियनमिंग के लिए उसकी छवि बहुत गिर गई। यह मूर्खवी परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। समझ नहीं आता दादाजी ने इसे बाहर क्यों छोड़ा। आसपास की भीड़ और उग्र हो गई और बुरी अफवाहें फैलने लगीं। प्रिंसेस फाइलिंग इतनी मासूम है, जरूर इसे इसने बहकाया है। कौन है जो प्रिंसेस के लिए खड़ा होगा। यह सुनकर लिंग्विन और बेचैन हो गई
और मन ही मन ठान लिया कि वह उसे सफल नहीं होने देगी और प्रिंसेस के सामने उसकी असलियत उजागर करेगी। बिना देर किए वह आगे बढ़ी और फेलिन व तियनमिंग के सामने आकर गंभीर आवाज में बोली, प्रिंसेस फाइलिंग, कृपया रुकिए। तियनमिंग ने उसे पहचान लिया और परखती नजर से कहा, तुम वेई फैमिली की वही छोटी बदतमीज लड़की हो। फाइलिंग ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, सही पहचाना, तुम्हें मुझसे कुछ काम है? इतना सुनते ही लिंग्विन ने साफ और तेज लहजे में कहा, प्रिंसेस फाइलिंग, मुझे नहीं पता आप ली तियनमिंग से कैसे मिली, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूं कि साफ दिमाग से सोचिए, इसकी असलियत पहचानिए और इसकी मीठी बातों में मत आइए। यह सुनते ही भीड़ ने जोश में एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिरकार कोई तो सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। बहुत सही कहा, इसका असली चेहरा गंदा और घिनौना है। इस जैसे लोग फ्लेम येलो टावर को गंदा कर देंगे। तभी फीलिन ने अपने काम से साबित कर दिया कि वह अच्छे बुरे की पहचान रखती है। उसने खुद आगे बढ़कर तियनमिंग का हाथ थाम लिया, अपना सिर उसके कंधे पर रखा और चमकती मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो मेरा ब्रदर बदसूरत नहीं लगता। बदसूरत तो तुम सब हो, जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो, ताने मारते हो और परेशान करते हो। मुझे अपने ब्रदर के साथ रहना अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं। यह दृश्य देखकर लिंग्विन और पूरी भीड़ सन्न रह गई। सबकी आंखें फटी रह गईं। तभी तियानमिंग ठहाका मारकर हंसा और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल सही, दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले मूर्खों की भीड़, लेकिन आखिर में लिंगर ने मेरा ही साथ चुना। कैसा लग रहा है? बहुत जलन हो रही है ना? मेरा कैरेक्टर भले ही खराब हो और टैलेंट भी कम हो, फिर भी लिंगर मुझे पसंद करती है। कैसा महसूस हो रहा है? यह कहते हुए तियनमिंग ने फेलिन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। प्यार भरी नजर से देखते हुए धीरे से बोला, लिंगर। उसने भी नरमी से जवाब दिया, ब्रदर। फिर दोनों ने तालमेल से अपने हाथों से दिल का निशान बनाकर सबके सामने प्यार जताया ताकि देखने वालों को और चिढ़ाया जा सके। फेलिन खिलखिलाकर बोली, बिल्कुल, हमारे दिल जुड़े हुए हैं। भीड़ इतनी गुस्से में थी कि खून की उल्टी आने को हो गई। कोई एक शब्द भी जवाब में नहीं बोल पाया। तियानमी ने उनकी परवाह तक नहीं की और फेलिन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। चलो लिंगर, ऐसे छोटे मोटे लोगों पर ध्यान देना तुम्हारी बेइज्जती ही करेगा। समझ नहीं आता, लोग मेरे जैसे साफ इंसान पर कीचड़ क्यों उछालते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर लिंग्विन अब भी मानने को तैयार नहीं थी। दांत पीसते हुए उसने सोचा, लाई तियनमिंग ने जरूर कोई चाल चली है जिससे प्रिंसेस की आंखों पर पर्दा पड़ गया है और वह अपनी रेप्यूटेशन की परवाह किए बिना इसका साथ दे रही है। लिंग्विन गुस्से से कांपने लगी। उसने मुट्ठियां भींची और चिल्लाई, ले तियनमिंग, रुको, आज मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। तियनमिंग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम सच में बहुत चिपकू की तरह हो। वेई फैमिली के सम्मान की वजह से मैं अभी छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर ज्यादा परेशान किया तो मुझसे बदतमीजी मत करवाना। लिंग्विन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे अपनी इनर पावर चलाकर उसे चुनौती दी, वेई फैमिली को बीच में मत लाओ, तुम होते कौन हो? तियनमिंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडी हंसी छोड़ी, कितनी बड़ी मुसीबत हो तुम। इतना कहते ही फेलिन उसके साथ सिम्बायोटिक स्टेट में चली गई। माहौल पल भर में तनाव से भर गया और भीड़ में हलचल मच गई। लड़ाई होने वाली है, मजा आएगा। ज्यादातर लोग तियनमिंग को नीची नजर से देखकर ताने मारने लगे। कोई ताकत नहीं और खुद को बहुत बड़ा समझता है। तभी अचानक एक सख्त आवाज गूंजी, सब रुक जाओ। एक बूढ़ी औरत आगे आई। वह चिंशी थी, प्रिंसेस चिंग और वेई लिंग्विन की हेवनली मास्टर। उसने कड़े चेहरे से चेतावनी दी, यान हुआंग टावर के अंदर लड़ाई पर सख्त पाबंदी है। क्या तुम सब हेवनली पैलेस से निकाले जाना चाहते हो? चिंशी को देखते ही लिंग्विन का सारा घमंड गायब हो गया। उसने जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर कहा, हेवनली मास्टर, यह डिसाइपल ऐसा साहस नहीं करेगा। चिंशी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है 7वें स्तर में ब्रेक थ्रू करना। ऐसी छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। लिंग्विन ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, हां, यह डिसाइपल याद रखेगा। इसके बाद चिंशी ने आसपास की भीड़ को देखा और डांटते हुए कहा, तुम आलसी बच्चे, हमेशा काम से भागते रहते हो। फैल जाओ, जाकर कल्टीवेशन करो। कोई भी एक पल की देरी नहीं करना चाहता था और सब जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। यस, हेवनली मास्टर। तियनमिंग ने पास खड़ी फेलिन की ओर देखा और कहा, चलो हम भी कल्टीवेशन करने चलते हैं। फेलिन ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। चिंशी ने चुपचाप उन्हें देखा और मन ही मन सोचा कि यह ली तियानमिंग जहां भी जाता है वहां हंगामा जरूर खड़ा कर देता है। बहुत जल्दी तियनमिंग और फेलिंग यन हुआंगस्टोन के पास पहुंच गए। फेलिंग उत्साह से बोली, हम पहुंच गए बिग ब्रदर, यही यन हुआंगस्टोन है, यहीं सब कल्टीवेशन करते हैं।
तियनमिंग ऊपर की ओर देखते हुए पूरी तरह अभिभूत हो गया और बोला, सालों पहले जब मैं सबसे निचले दर्जे का डिसाइपल था, तब मैंने इस जगह के बारे में सुना था। सच में यह बहुत शानदार है। फेलिंग खुशी खुशी बोली, तो फिर लिंगर तुम्हें थोड़ा समझा देती है बिग ब्रदर। उसने बताया कि यान हुआंग एकेडमी की स्थापना के समय फाउंडिंग सीनियर्स ने इस यान हुआंग स्टोन को यहां रखा था। यह अनगिनत हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है और उसके प्रवाह को नियंत्रित भी करता है। यह स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद है और इसका सिस्टम ऐसा है कि यान हुआंग स्टोन को केंद्र मानकर दूरी के हिसाब से 5 कल्टीवेशन लेवल्स बनाए गए हैं। सबसे दूर वाला लेवल 1 यानी इनिशियल लेवल कहलाता है और सबसे पास वाला लेवल 5 यानी पीक लेवल, मतलब सीधे यान हुआंग स्टोन के पास बैठकर कल्टीवेशन करना। यह सुनकर तियनमिंग ने शक से पूछा, तो फिर क्या सब लोग लेवल 5 के लिए नहीं लड़ेंगे? फेलिंग ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, हां भी और नहीं भी। यह हर इंसान की एंड्योरेंस पर निर्भर करता है। उसने समझाया कि हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अनस्टेबल होती है। हर कोई इसे संभाल नहीं सकता। जितना पास जाओगे उतना खतरा बढ़ेगा और बैकलैश का रिस्क रहेगा, जिससे पूरी कल्टीवेशन बर्बाद हो सकती है। तियनमिंग तुरंत समझ गया और बोला, मतलब आंखें पेट से बड़ी, ज्यादा खाने का लालच। फिर मुस्कुराकर पूछा, तो इसका मतलब अभी पीक लेवल के लिए बहुत कम लोग क्वालिफाई करते होंगे। लेकिन फेलिंग का जवाब उसकी उम्मीद से भी अलग था। उसने कहा कि बहुत कम नहीं, बल्कि कोई भी नहीं। पूरे इतिहास में आज तक किसी ने भी पीक लेवल हासिल नहीं किया। सबसे ज्यादा लेवल 3 तक ही पहुंचा गया है। यह सुनकर तियनमिंग चौंक गया। क्या इतना मुश्किल? तो अभी लेवल 3 पर कौन है? फेलिंग ने साफ कहा, बिग ब्रदर। वह नाम तुम सुनना नहीं चाहोगे। यह सुनते ही तियनमिंग के दिमाग में एक ही नाम आया और उसने अनिच्छा से दांत पीसते हुए कहा, लिन श्याओइंग, लिंगर। अब जब हम फ्यूज्ड हैं तो चलो लेवल 3 ट्राई करते हैं। फेलिंग ने बेबस सी मुस्कान दी और बोली, धीरे धीरे चलना बेहतर रहेगा। उनकी बात लिंगवेन ने पास खड़े होकर सुन ली और वह ताना मारते हुए हंसी। लेवल 3? सपने में। उसने घमंड से तियनमिंग की ओर उंगली उठाकर कहा, मैं खुद सिर्फ लेवल 4 पर कल्टीवेशन कर सकती हूं। तुम जैसे नए आदमी की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम लेवल 3 पर कल्टीवेट कर पाए तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे जूते चाटूंगी। उसे देखकर तियनमिंग साफ तौर पर चिढ़ गया और बोला, तुम फिर आ गई। भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ती। मन ही मन उसने ठंडा सा हंसते हुए सोचा कि यह कितनी बेवकूफ उकसाहट है। लेकिन लिंगवेन रुकी नहीं और घमंडी लहजे में बोली, ली तियनमिंग, तुम अपनी मां की तरह ही बेकार हो। वह लाइलाज बीमारी उसी के कर्मों का फल है। वह अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर वह खुद कुछ नहीं कर सकती तो यान हुआंग स्टोन से ही इसे सबक सिखाएगी। लेवल 3 की कोशिश में यह या तो मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। फेलिंग ने लिंगवेन को घृणा से देखते हुए कहा, तुम ओपनली मेरे बिग ब्रदर की मां का अपमान कैसे कर सकती हो? यह हद से ज्यादा है। उसी समय तियनमिंग ने ठंडे चेहरे से फिर पूछा, तुमने अभी कहा था कि अगर मैं लेवल 3 पर सफल हो गया तो तुम मेरे जूते चाटोगी, तो क्या इसे सबके सामने दोहराने की हिम्मत है? लिंगवेन ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और ऊंची आवाज में बोली, डर किस बात का? सब सुन लो। ली तियनमिंग लेवल 3 को चैलेंज करेगा और अगर यह सफल हुआ तो मैं घुटनों के बल बैठकर इसके जूते चाटूंगी। उनकी बहस ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया और भीड़ जमा होकर बातें बनाने लगी। लगता है फिर से तमाशा देखने को मिलेगा। यह ली तियनमिंग पागल है क्या? लेवल 3 मजाक नहीं है। तियनमिंग ने तानों को अनदेखा करते हुए लिंगवेन की ओर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो जूते चाटने के लिए तैयार रहना। उसी समय फ्लेम येलो टावर के बाहर तेज धूप चमक रही थी और लिंगवेन ने शर्तें रख दी, तुम्हें कम से कम आधा घंटा टिकना होगा और प्रिंसेस की कोई मदद नहीं ले सकते, समझे? अब भी दांव लगाने की हिम्मत है? तियनमिंग ने बिना हिचक कहा, बिल्कुल पहले जैसा ही, बस जूते चाटने के लिए तैयार रहो। फेलिंग थोड़ी घबरा गई और धीरे से बोली, ब्रदर। लेकिन तियनमिंग मजाकिया अंदाज में बोला, कुछ नहीं होगा, डरो मत। अगर मैं हार भी गया तो लिंगर मेरे साथ सजा भुगत लेगी कंपनी के लिए। सामने वाला बिल्कुल चुप रह गया। भीड़ फिर से बड़बड़ाने लगी कि यह सच में पागल है। फ्लेम येलो स्टोन के बारे में इसे कुछ पता ही नहीं। किसी ने तुरंत कहा कि सही है, समझदार इंसान मुइंकिंग को नुकसान पहुंचाकर खुद को तबाह करने जैसा काम नहीं करता। और फिर सबकी तीखी नजरों के बीच तियनमिंग एक एक कदम आगे बढ़ा। उसने धीमी आवाज में यीहुओ से कहा, फायरफ्लाई, इस बार सब तुम पर है। इटर्नल पर्गेटोरी बॉडी और इटर्नल पर्गेटोरी स्क्रिप्चर के साथ लेवल 3 तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। यीहुओ ने तिरस्कार से कहा, तुम अपने महान लॉर्ड को कम आंक रहे हो, सीधे घुस जाओ। जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी आराम और तमाशा। तियनमिंग ने रहस्यमय ढंग से सिर हिलाया।
शुरू में पूरा जोर लगाना थोड़ा ज्यादा घमंडी होगा, लेवल 4 ही ठीक है। यी हो ने भौं उठाकर कहा। घमंडी? तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है और ऐसे बोल रहे हो। कुछ ही देर में टियनमिंग फ्लेम येलो स्टोन के और पास पहुंच गया और सब हैरान रह गए। यह लेवल 4 की ओर क्यों जा रहा है? क्या यह पहले 3 लेवल्स छोड़कर सीधे चौथे पर जाएगा? मजाक कर रहा है क्या? लिंगवेन ने यह देखकर तिरस्कार से जीभ चटकाई और बोली, यह जानता है कि फेल होगा इसलिए 1 लेवल ऊपर जा रहा है। सोचता है वहां फेल हुआ तो कम बेइज्जती होगी। कितना भोला है। लेकिन भीड़ की बातें टियनमिंग को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाईं। एक तय दूरी पर पहुंचकर वह रुका और गहरी आवाज में बोला, शुरू करते हैं, फायरफ्लाई, शुरू करो। शब्द खत्म होते ही वाई हुओ छलांग लगाकर तियानमी के सिर पर आ बैठा और उसी पल चमकदार सुनहरी ऊर्जा जोर से फूट पड़ी। यह देखकर लिंगवान एक पल के लिए सन्न रह गई। क्या यह लड़का दिखावा नहीं कर रहा बल्कि सच में गंभीर है? यह सोचते ही उसके दिल में घबराहट भर गई। अगर यह सच में मर गया तो कहीं सारा दोष मुझ पर तो नहीं डाल देंगे? समय बीतता गया। दूसरी ओर टियनमिंग पालथी मारकर बैठा था और अपने अंदर की एनर्जी को घुमाने पर पूरा ध्यान लगाए हुए था। पसीना बहता हुआ उसकी कनपटियों के बालों को भिगो रहा था। टियनमिंग और फ्लेम येलो स्टोन के बीच की दूरी बहुत कम थी और वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी की एक जबरदस्त लहर ने उसे चारों ओर से घेर लिया। फेलिंग खुशी से भर गई और बोली, मैं महसूस कर सकती हूं ब्रदर का फ्लेम येलो स्टोन के साथ रेजोनेंस शुरू हो गया है। वहां मौजूद बाकी लोगों के दिलों में भी डर बैठने लगा। कहीं यह सच में कर तो नहीं रहा? पूरी प्रक्रिया देखते हुए लिंगवान और ज्यादा घबरा गई। उसके मन में हल्का सा पछतावा भी आने लगा। वह एक चौथाई घंटा टिक चुका था और अब भी पूरी तरह ठीक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरी तरफ टियनमिंग मन ही मन सोच रहा था कि फ्लेम येलो स्टोन सच में एक सेक्रेड ट्रेनिंग ग्राउंड है। कुछ ही मिनटों में उसने इसकी ताकत महसूस कर ली थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और संतोष से सिर हिलाया। आधा घंटा तो सच में बहुत कम समय है। यह कहते हुए टियनमिंग ने आराम से पैर आगे बढ़ाया और लिंगवान की तरफ भौं उठाकर देखा। लगता है मेरा जूता गंदा हो गया है। अब क्या करूं? बड़ा सिरदर्द है। उसी पल लिंगवान का सारा घमंड गायब हो गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने होंठ कसकर काट लिए और कुछ बोल नहीं पाई। उसकी हालत देखकर कई लोग बीच बचाव के लिए आगे आए। लाई टियनमिंग, छोड़ दो ना, आज हम सब तुम्हारी जीत मानते हैं। एक मजाक के लिए किसी लड़की को इतना मत फंसाओ। पास खड़े एक और आदमी ने हामी भरी। हाँ, मर्द होकर इतना दिल बड़ा रखना चाहिए। हम सब तुम्हारी काबिलियत मानते हैं। अब सब लोग हट जाओ। बस एक बेवकूफी भरी शर्त थी। सब कुछ शब्दों में दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन टियनमिंग को यह बेहद हास्यास्पद लगा। फ्लेम येलो पैलेस मास्टर की कीमती बेटी और इतने लोगों के सामने अपने शब्दों से मुकरकर दूसरों के पीछे छिप रही है। शायद कुछ लोग वे मैनर से होने के लायक ही नहीं होते। इस वक्त लिंगवान इतनी बेइज्जत हो चुकी थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह पूरी ताकत से चिल्लाई, ली टियनमिंग, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? टियनमिंग ने बस शांत मुस्कान के साथ कहा, तो फिर शुरू करो, जूते चाटो। लिंगवान ने जिद से मना कर दिया। कौन तुम्हारे गंदे जूते चाटेगा? तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तभी यी हुओ, जिसे शुरू से ही वह पसंद नहीं थी, तीर की तरह उड़कर उसके पास गया और लिंगवान के पैर पर जोर से टकराया। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। अगले ही पल लिंगवान का संतुलन बिगड़ा और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। टियनमिंग भी यह देखकर चौंक गया। लिंगवान का चेहरा सीधे उसके जूते के अगले हिस्से से टकराया और उसकी नाक से खून टपककर जूते पर गिर गया। टियनमिंग ने बेबसी से आह भरी, तुमने तो कहा था जूता चाटोगी, फिर इसे और गंदा क्यों कर दिया? आसपास की भीड़ ने पूरा दृश्य देखा और सब पूरी तरह स्तब्ध रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसी पल लिंगवान शर्म से टूट गई और चेहरा ढककर रोते हुए चिल्लाई, ली टियनमिंग, तुम बदमाश हो। तुमने मुझे तंग करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह हड़बड़ाते हुए उठी और भाग गई। जाते जाते भी धमकी देना नहीं भूली। बस इंतजार करो। फेलिंग वहीं खड़ी अवाक रह गई। वह चली गई। टियनमिंग ने आह भरी। उसे पता था कि आगे और मुसीबत आएगी, लेकिन उसने तुरंत यह बात दिमाग से निकाल दी। चलो छोड़ो, अब कल्टीवेशन शुरू करते हैं। फेलिंग ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, बिग ब्रदर, क्यों ना हम पीक कंपैटिबिलिटी को साथ में चैलेंज करें? टियनमिंग ने बिना मना किए मजबूती से अंगूठा उठाया। ठीक है, करते हैं। लिंगर के बोलते ही दोनों भीड़ की हांफती सांसों के बीच यान हुआंग स्टोन की ओर साथ साथ बढ़े। देखो, ये फिर ऊपर जा रहे हैं। क्या सच में 5th लेवल को चैलेंज करेंगे?
फेलिंग तुरंत ट्रांसफॉर्म होकर तियनमिंग के साथ मर्ज हो गई और दोनों आगे बढ़ने लगे। बिग ब्रदर, वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। धन्यवाद लिंगर। तियनमिंग सीधे यान हुआंग स्टोन के पास पहुंचा। उसकी विशालता के सामने वह बहुत छोटा लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर यान हुआंग स्टोन को छुआ और हैरानी से भर गया। पीक कंपैटिबिलिटी सच में असाधारण थी। स्पिरिट एनर्जी और आग दोनों बेहद तीव्र थीं। अगर लिंगर का फ्यूजन न होता तो शायद वह अभी तक चिथड़ों में बिखर चुका होता। उसी पल उसका एक हाथ अचानक बदल गया। फेलिंग ने चौंक कर कहा, बिग ब्रदर, तुम्हारा बायां हाथ बीस्ट आर्म बन गया है। तियानमी एक पल रुका, फिर बोला, यह लंबी कहानी है, मौका मिला तो बताऊंगा, अभी ध्यान लगाओ। इतना कहते ही उसने पूरा शरीर कस लिया और सारी ताकत झोंक दी। माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं और उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। थोड़ी देर बाद फेलिंग ने कमजोर आवाज में कहा, बिग ब्रदर, यह बहुत ज्यादा है, लिंगर इसे सहन नहीं कर पा रही। दांत भींचे हुए तियनमिंग ने तुरंत कहा, रुको मत। तभी यीहो अचानक बाहर निकला और तंज कस दिया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतनी हांफना, चिल्लाना, पसीना बहाना, जो नहीं जानता वह समझेगा, कुछ और ही चल रहा है। तियनमिंग में बहस करने की ताकत नहीं थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर बकवास करने का टाइम है तो जल्दी से मेरी मदद करो। यीहो हंसा। ठीक है, मुझे पता था अहम वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह डर से चिल्लाया, यह स्पिरिट एनर्जी स्टॉर्म है। उसी पल सुनहरी ऊर्जा हवा में घूमने लगी और तियनमिंग के चारों ओर भयानक भंवर बन गया। खतरा समझकर यीहो घबरा गया। अभी रुक जाओ, अगर स्पिरिट एनर्जी स्टॉर्म ने तुम्हें निगल लिया तो तुम मर जाओगे। लेकिन यहां तक पहुंचकर तियनमिंग पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ा और सहो, हमें कम से कम आधा घंटा निकालना है। कुछ पल बाद फेलिंग ने होंठ काटते हुए कमजोर स्वर में कहा, बिग ब्रदर, लिंगर अब और नहीं झेल पा रही। तियनमिंग ने तुरंत उपाय सोचा। लिंगर, मैं अभी भी सह सकता हूं, अपनी सारी ताकत पीछे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं इसे झेल सकूं। यह कहते ही अगले ही पल उसने उस विशाल स्रोत से आती पूरी एनर्जी का दबाव अकेले अपने ऊपर ले लिया और उसके मुंह से अनजाने में जोरदार दहाड़ निकल गई। स्पिरिट एनर्जी का भंवर और ज्यादा तेज होता गया और बाहर की ओर फैलने लगा। इस हालत में आसपास तमाशा देखने खड़े लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। यह बहुत बुरा है। यान हुआंग स्टोन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और ली तियानमिंग स्पिरिट एनर्जी स्टॉर्म के भीतर निगला जा रहा था। उसी समय बाहर मुयांग ने दूर यान हुआंग टावर से उठती असामान्य ऊर्जा को महसूस किया तो वह हल्का सा चौंक गया और बोला, कोई पीक कंपैटिबिलिटी को चैलेंज कर रहा है। इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है? यह सोचते ही उसके माथे पर शक की लकीर आ गई। यान हुआंग टावर से उठता हंगामा इतना ज्यादा था कि कई ताकतवर एक्सपर्ट्स हालात देखने के लिए दौड़ पड़े। अचानक स्पिरिट एनर्जी स्टॉर्म कैसे आ गया? जल्दी देखो क्या हुआ है। टावर के अंदर स्पिरिट एनर्जी का भंवर धीरे धीरे शांत होने लगा और भीड़ की नजरें तुरंत यान हुआंग स्टोन पर टिक गईं। देखो, वह बाहर आ रहा है। घने धुएं के बीच से तियनमिंग चलता हुआ बाहर निकला और जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, पूरी भीड़ में शोर मच गया। ली तियनमिंग स्पिरिट एनर्जी स्टॉर्म में निगला नहीं गया। कितनी अनोखी इनहेरिटेंस है। उसने सच में पीक कंपैटिबिलिटी को सक्सेसफुली चैलेंज कर लिया। मुयांग ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, लगता तो ऐसा ही है। सबकी पैनी निगाहों के बीच तियनमिंग आराम से बाहर आया। गर्दन के पीछे हाथ रगड़ते हुए लापरवाही भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, इतना हंगामा क्यों? मैं तो बस कल्टीवेशन के लिए सही जगह ढूंढ रहा था। वाइस पैलेस लॉर्ड और सारे सेलेस्टियल मास्टर्स तक को अलार्म कर दिया। मुयांग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, तुमने यह कैसे किया? तियनमिंग ने कंधे उचकाए और तंज भरी हंसी के साथ बोला, और कैसे? मेरी अनमैच टैलेंट से। वही टैलेंट जिसे आप आदरणीय सेलेस्टियल मास्टर्स हमेशा कम समझते आए हैं। हैरानी की बात यह थी कि मास्टर को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने पहली बार सच में सिर हिलाकर माना। मुझे मानना पड़ेगा, यह पहली बार है जब मैंने किसी को गलत आंका। फिर उसने बाकी सेलेस्टियल मास्टर्स की ओर देखते हुए पूछा, तुम सब क्या सोचते हो? तुरंत किसी ने कहा, अब कुछ कहने का मतलब नहीं। वह पहले ही वाइस पैलेस लॉर्ड का डिसाइपल बन चुका है, हम उसे दावा नहीं कर सकते। मास्टर ने अफसोस से लंबी सांस ली। काश उसे पहले पता होता कि उसका टैलेंट इतना ऊंचा है, मगर अब जो भी कहे बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच मुयांग मुस्कुराया और बिना हिचक तियनमिंग की तारीफ की। पीक कंपैटिबिलिटी यान हुआंग एकेडमी के इतिहास में नाम लिखवाने लायक, बुरा नहीं। तियनमिंग ने हल्का सा सिर झुकाकर जवाब दिया, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद वाइस पैलेस लॉर्ड। अब मुझे लिंगर को वापस ले जाना है, उसे आराम चाहिए। फेलिंग ने भी परेशान चेहरे के साथ कमजोर आवाज में कहा,
सबको मेरी तरफ से माफी। यह सुनकर मुयांग के पास उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं बची। उसने हाथ हिलाकर कहा, जाओ जाओ, लौटकर मुझे जरूर ढूंढना, कुछ बातें करनी है। तियानमिंग ने साफ जवाब दिया, समझ गया वाइस पैलेस लॉर्ड। समय तेजी से बीता और दृश्य चिंगलुआन पवेलियन में बदल गया। उस वक्त तेज धूप पुरानी छत पर पड़ रही थी। एक कमरे के अंदर चिंगलुआन हाथ कमर पर रखे झुंझलाकर बोली, ली तियानमिंग, तुम देहाती, तुमने लिंगर की ऐसी हालत कैसे कर दी? क्या पीक कंपैटिबिलिटी कोई शेख ही बघारने की चीज है? उसका लहजा और तीखा होता गया। तियानमिंग कुछ बोल ही नहीं पाया और बोला, बिग सिस, मैंने तो एक शब्द नहीं कहा, सब आप ही बना रही हैं। बीच में खड़ी फेलिंग ने जल्दी से टोका, लड़ो मत, मैं ठीक हूं। मगर उसकी आवाज बहुत हल्की थी। चिंगलुआन ने अनसुना करते हुए चालाक मुस्कान के साथ तियानमिंग के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम भले ही देहाती हो, लेकिन अगर वर्मिलियन बर्ड रॉयल फैमिली की सेवा मान लो तो मैं तुम्हें बुरा ट्रीट नहीं करूंगी। यह देखकर तियानमिंग बस आह भर सका। आप तो कितनी जल्दी रंग बदलती हैं। अगले ही पल कुछ सोचकर वह अचानक खुश होकर बोला, बिल्कुल मुमकिन है, मना करूं तो मैं ही बेवकूफ कहलाऊंगा। इस बार चिंगलुआन ही सन्न रह गई। तुम मुझसे भी तेज पलट गए। यिंगहुओ बीच में बोला, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, इसका सपना तो वर्मिलियन बर्ड किंगडम का प्रिंस कंसॉर्ट बनने का है। यह सुनते ही चिंगलुआन के गाल लाल हो गए। उसने शर्म का नाटक करते हुए चेहरा ढक लिया। यह बात बाद में करेंगे, अभी जरूरी है पिता की मंजूरी। अगले ही पल यिंगहुओ ने ठंडा पानी डाल दिया। ज्यादा मत सोचो, वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वह प्रिंसेस लिंगर से शादी करना चाहता है। एक सिम्बायोटिक बीस्ट से। यह सुनकर चिंगलुआन पूरी तरह चुप हो गई। उसी पल तियानमिंग ने चमकती मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस अनजान जगह पर तुम दोनों ही मेरे इकलौते दोस्त हो, इसलिए जो भी हो मैं तुम दोनों के लिए जान तक जोखिम में डाल सकता हूं। माहौल बनते ही यिंगहुओ कूद पड़ा और शरारती हंसी के साथ बोला, क्या दोनों को ही पटाने का इरादा है? झुंझलाकर तियानमिंग ने उसे दूर फेंक दिया, दफा हो, जाकर किसी चिकन कूप में खेल। चिंगलुआन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और वह बोली, मजाक बंद करो ली तियानमिंग, एक और बात है, कुछ दिनों में मुझे बाहर जाना है। तुम्हें लिंगर की रक्षा करनी होगी और याद रखना, उसे परेशान करने की सख्त मनाही है। अगर लौटकर पता चला तो तुम्हें पैलेस घसीटकर यूनक बना दूंगी। उसने धमकी भरी नजर से तियानमिंग को देखा। तियानमिंग ने जल्दी से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। बाहर से वह शांत था, लेकिन अंदर से बहुत खुश। इस झंझटी औरत के जाने के बाद लिंगर के साथ आजादी मिलेगी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे आप जा कहां रही हैं? फेलिंग ने जवाब दिया, चिंगलुआन एबिसल बैटलफील्ड जा रही है। डिटेल्स हम नहीं बता सकते। बिग ब्रदर, आप वाइस पैलेस लॉर्ड से पूछ सकते हो। कुछ समय बाद बैम्बू फॉरेस्ट के एक लेक साइड पवेलियन में तियानमिंग सच में मुयांग से पूछने पहुंचा। मुयांग थोड़ा चौंका। एबिसल बैटलफील्ड के बारे में पूछ रहे हो? तियानमिंग ने जिज्ञासा से कहा, क्या पूछ सकता हूं? मुयांग ने हल्का सा सिर हिलाया। बात यह नहीं, एबिसल बैटलफील्ड सबसे इलीट डिसाइपल्स की कंपटीशन है। जीतने पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और एबिस में खुद भी ढेर सारी फॉर्च्यून्स और रिसोर्सेज हैं, लेकिन स्लॉट्स सीमित हैं और डिसाइपल के कल्टीवेशन रेलम की भी शर्तें हैं। यह सुनते ही तियानमिंग सब समझ गया और हल्की आह भरते हुए बोला, तो स्लॉट्स भर चुके हैं। उसकी मायूसी देखकर मुयांग ने खुद पेशकश की, अगर कल्चरेशन से जुड़ी कोई रिक्वेस्ट हो तो सीधे मुझसे कहना। यह सुनकर तियानमिंग ने बिना देर किए कहा, धन्यवाद वाइस पैलेस लॉर्ड, अब मैं शालीनता नहीं बरतूंगा। इस वक्त मैं कुछ टॉप ग्रेड ओरिजिन लेवल मार्शल आर्ट्स चुनना चाहता हूं। मुयांग ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत मान गया, जरूर, मैं तुम्हें बैटल मेरिट हॉल ले चलता हूं, तुम खुद चुन लेना। तियानमिंग जानता था कि बैटल मेरिट हॉल वही जगह है जहां स्काई पैलेस अपनी सारी टेक्निक्स रखता है। चाहे कितनी ही रेयर या पावरफुल कॉम्बैट टेक्निक क्यों ना हो, सब कुछ यहीं मिलता है। लेकिन कहा जाता था कि सिर्फ सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियसेस को ही यहां आकर सिर्फ एक कॉम्बैट टेक्निक चुनने का अधिकार होता है। मोयांग अपने शब्दों का पक्का था और तुरंत उसे बैटल मेरिट हॉल ले गया। उसने नीचे खड़े एक व्यक्ति को सावधानी से निर्देश दिया, युएनची, ली तियानमिंग को ले जाओ और उसे 3 टॉप ग्रेड ओरिजिन लेवल कॉम्बैट टेक्निक्स चुनने दो। सामने वाला जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर पाया और जल्दी से बोला, जी सीनियर ब्रदर। बैटल मेरिट हॉल के अंदर खड़े होकर भी तियानमिंग को यकीन नहीं हो रहा था और उसके अंदर हल्की सी स्मगनेस भी थी। आउटस्टैंडिंग जीनियसेस को सिर्फ एक मिलती है और मुझे 3। लगता है मैंने सच में किसी बड़े सहारे को पकड़ लिया है। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला और पूरे 10 घंटे निकल गए।
मोयांग ने सामने खड़े युवक को देखा और उसके मुंह का कोना हल्का सा हिल गया। सिर्फ 3 कॉम्बैट टेक्निक्स चुनने में तुम्हें इतना समय लग गया। काफी बारीकी से चुना है। दिखाओ जरा तुमने क्या चुना है। तानमिंग ने उत्साह से समझाना शुरू किया। ध्यान से चुनने के बाद ये 3 मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। पहली स्क्रॉल एक मूवमेंट टेक्निक है जिसका नाम फायर सोल फ्लिकरिंग शैडो है। इसे हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट करने पर शरीर भूतिया आग की तरह पल भर में प्रकट हो जाता है। दूसरी स्क्रॉल एक फिस्ट टेक्निक है जिसका नाम 3 सन्स हैवी फिस्ट है। इसमें कुल 3 मूव्स हैं और हर मुक्का लगातार वॉर करता है, इतना ताकतवर कि जान ले सकता है। तीसरी स्क्रॉल एक विप टेक्निक है जिसका नाम सोल मॉर्निंग 7 किल्स है। यह लंबी विप की कंपन से गोस्टली वेल्स जैसी वेव्स पैदा करती है जो सामने वाले की स्पिरिट को दबा देती हैं। तियनमिंग ने यह सब सोच समझकर चुना था क्योंकि फिस्ट टेक्निक उसकी डार्क आर्म की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती थी और विप टेक्निक उसकी सोल बिविचिंग आई के साथ मिलकर देखने और सुनने दोनों पर हमला कर सकती थी। वह मन ही मन बोला कि अब तो वह लगभग इनविंसिबल बनने वाला है और ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बेताब है। उसकी लगातार बातें सुनकर मोयांग ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, ये तीनों ही बहुत हाई डिफिकल्टी कॉम्बैट टेक्निक्स हैं, खासकर तीसरी वाली काफी अच्छी है। अगर तुम इन्हें साउथ अचीवमेंट लेवल तक भी कल्टीवेट कर पाए तो गर्व करने लायक है। स्काई पैलेस में उससे यह सुनकर तियनमिंग का इरादा और मजबूत हो गया। उसने मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कहा, मैं पूरी जान लगा दूंगा। साथ ही दिल में जोड़ लिया, साउथ अचीवमेंट लेवल क्या चीज है, मैं इन्हें एब्सोल्यूट पीक तक ले जाऊंगा। उसकी लगन देखकर मोयांग संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अच्छा, मेहनत करो, मैं अब चलता हूं। जाते जाते उसने आखिरी बात भी कह दी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मोर रेजिडेंस आकर मुझे ढूंढ लेना। तियनमिंग ने जोश से हाथ हिलाया। समझ गया वाइस पैलेस लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। वह चिंगलुआन पवेलियन लौटने के लिए उतावला था। मैं जाकर लिंगर को ढूंढूंगा और उसके साथ इन टेक्निक्स की ट्रेनिंग करूंगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया। रुको जरा, रात के बीच जाकर उसे ढूंढना शायद ठीक नहीं होगा, कल ही मिलूंगा। समय तेजी से बीता और रात छा गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। रात की हवा खिड़की के फ्रेम से अंदर आई और साधारण कमरे के कोने में रखी हल्की पीली मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। हिलती रोशनी तनमिंग के चेहरे को रोशन कर रही थी। वह उस समय ठीक से पालथी